नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट, मार्को टाइम्स और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज दो अहम मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू होगी। पहला टॉपिक है गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की क़यादत में वफ़द का काशीगर का दौरा और माशी मामलात पे चीनी हुकाम के साथ गुफ्तगू। और दूसरा टॉपिक है दुबई में पाकिस्तान के हुक्मरान इत्तेहाद की सरगर्मियाँ। दोनों बड़े दिलचस्प टॉपिक्स हैं, आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि खुंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना न भूलिएगा। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब की क़यादत में वज़रात का एक वफ़द पिछले दिनों दर खुंजराब के रास्ते काशीगर चला गया। काशीगर में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक फेस्टिवल था जिसमें दुनिया के कोई 20 ममालिक के वफूद शामिल थे। उस प्रोग्राम में पाकिस्तान के ताजरों का भी एक वफ़द था और वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान से बरास्ता खुंजराब जो वफ़द चला गया था, जिसमें वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के अलावा 3-4 मिनिस्टर्स शामिल थे। इस वफ़द ने काशीगर की काशी इंतज़ामिया और शिंकियांग की इंतज़ामिया और उसके साथ साथ चाइना के वज़ारत तिजारत के ताउन से होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसमें इन्होंने जो अहम बात की वो ये था, एक तो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को तारीख़ साज़ करार दिया और उसके साथ साथ उन्होंने सैलाब के दौरान चीन की जो हमदर्दियाँ और चीन का जो ताउन रहा उस पर उन्होंने चीन की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की तरफ से। और उसके साथ साथ उन्होंने 3-4 पॉइंट्स की निशानदेही की। हाइड्रो पावर का मामला, ज़राअत, सियाहत, मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ दी खालिद खुर्शीद साहब ने और चाइनीज़ हुकूमत से इस बात पे दरख्वास्त की कि वो इसमें हमें जदीद टेक्नोलॉजी फ़राहम करें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान में तिजारत को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान 28,000 मरबा मील का बड़ा वसी इलाका है और यहाँ आबादी महज 20 लाख की है। यहाँ बड़ा पोटेंशल है, मादनियात हैं, उन्हें तरक्की दी जा सकती है। यहाँ नेचुरल फ़्लो है पानी का। यहाँ पावर के सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पे 14,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश है गिलगित बल्तिस्तान में। इस पर भी खालिद खुर्शीद साहब ने बात की। हम समझते हैं कि अगर संजीदगी के साथ चीनी हुकूमत के साथ बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के जो बंजर इलाके पड़े हुए हैं उन्हें कल्टिवेट किया जा सकता है, वहाँ पर ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। और जो बैरूनी गंदम पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, गंदम की शॉर्टेज और गंदम की सप्लाई का मसला और दुनिया भर से ला के गली सड़ी गंदम जो यहाँ पर सप्लाई की जाती है, उसके बजाय गिलगित बल्तिस्तान की इतनी वसी व अरीज़ ज़मीन है और उसमें एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के कमाल के मौक़े हैं। यहाँ पर चेरी बेहतरीन होती है, नाशपाती है, आड़ू हैं, आलू बुखारा है, सेब है, खुबानी है, बादाम है और बहुत सारे दीगर फलों की काश्त हो सकती है, फलों के पौधे लगाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ गंदम की बेहतरीन फसल हो सकती है, इसके साथ साथ मकई की बेहतरीन फसल हो सकती है। एक ज़माने में यहाँ के लोग टोटली तौर पे अपनी जो कल्टिवेटेड ज़री अजनास होती थी उन पर डिपेंड करते थे, लेकिन जब से ये कंट्रोल की गंदम का सिलसिला शुरू हुआ 70s में, तब से आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़मीनों पे अपनी ज़मीनों को काश्त करने से लाताल्लुक़ होते चले गए। और आज मामला ये है कि यहाँ की ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, पूरे मैदान वीरान पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इस खित्ते में पानी के भी बड़े ज़खायर दिए हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर एक सिस्टमेटिक अंदाज में इनको चैनलाइज किया जाए तो न सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद मुख्तार हो सकते हैं, खुद कफ़ील हो सकते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों को भी यहाँ से ज़रिए अजनास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर माल मवेशी पालने के बेहतरीन मौक़े हैं, शहद की मक्खियाँ पाल के यहाँ पर उसको ज़राअत को फ़रोग़ देने के बड़े मौक़े हैं। तो जिन मौज़ूआत पर खालिद खुर्शीद साहब ने बात की है, मादनियात का शोबा है, हमारे पहाड़ अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात से भरे हुए हैं, यहाँ पर उससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। लेकिन एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा
फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तीसरा, एनर्जी का मसला। गिलगित बल्तिस्तान में इतने दरियाओं के बहते हुए 14,000 मेगावाट की गुंजाइश होने के बावजूद सर्दियों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और सर्दी भी ज़ाहिर है माइनस टेम्परेचर में, आप समझते हैं जब बिजली भी ना हो, गैस भी ना हो, तो कितनी मुश्किलात होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि खुद हम कर्ज़े लेके उनको खाने के बजाय खुद कफ़ालत की तरफ जाएँ। और जिन मौज़ूआत पे बात की है खालिद खुर्शीद साहब ने, वो यकीनन अहम मौज़ूआत है। उसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुस्तक़बिल में मैं जो एक पोटेंशियल गिलगित बल्तिस्तान में देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, सरमायाकारी का, और जिस तरह लोग आ रहे हैं, उसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान के लोकल लोगों में एक खौफ है कि कहीं हम नेग्रोस की तरह ऐसा तो नहीं है कि एक वक्त आए और हमें यहाँ, हम खुद ही यहाँ अजनबी हो जाए। उससे बचने का एक तरीका है, सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ की हुकूमत हो, जो भी आलमी मुआहदे कर रहे हों उनमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो भी यहाँ सरमायाकारी हो वो जॉइंट वेंचर के तहत हो, और उसमें लाजमी करार दिया जाए कि पार्टनरशिप में गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स को फ्री बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है, चाइना से हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट है, हमारे साथ बॉर्डर लगा हुआ है, वहाँ से टेक्नोलॉजी ली जाए, उससे इस्तेफादा किया जाए और इसको प्रमोट किया जाए। नाज़रीन, दूसरा जो अहम मौजू है उसका ताल्लुक मुल्की सियासत से है। इस वक्त दुबई और मक्का मदीना और जद्दा जो है वो हमारी सियासी सरगर्मियों का महवर बने हुए हैं। दुबई इन मानों में कि दुबई में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कहा तो ये जा रहा है कि मियां साहिबान की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े 3 आइकॉन्स हैं पाकिस्तानी मईशत के। मियां साहब की फैमिली है, जरदारी साहब की फैमिली है, मोहम्मद मंशा साहब की फैमिली है, और बावसूख ज़राए के अंदर भी कोई ये कहते हैं अगर ये 3 ख़ानदान बैरून मुल्क रखी हुई अपनी दौलत का सिर्फ 25% लेके आएँ तो पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े अदा हो सकते हैं। सिर्फ 25% पाकिस्तान लेके आए तो अब इसे अलमिया कहिए कि जिन्होंने यहाँ हुकूमत करनी है, जिनके बुज़ुर्गों ने यहाँ हुकूमत की, जो अपने बच्चों को मुस्तक़बिल में यहाँ हुकूमत करने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने नहीं सुना कि इंडिया के किसी हुक्मरान ने ले जाके बाहर सरमायाकारी की हो। हमने कहीं नहीं सुना कि अमेरिका के किसी सदर ने अपने पैसे ले जाके बाहर लगाए हों। हमने कहीं नहीं सुना कि जमहूरी ममालिक के हुक्मरानों ने या उनकी ब्यूरोक्रेसी के हाई अप्स ने मुल्क से सरमाया ले जाके बाहर बैरून मुल्क सरमायाकारी की हो। ये मुल्क इस वक्त मकरूस है। इस मुल्क की अहमियत और अफादियत हमारे लिए क्या है उससे तो हम सभी का माहो आगाह हैं। उसके बावजूद ये मुल्क इस वक्त नीलामी के हुदूद को छू रहा है। ऐसे में हमारे सरमायाकारों का इतने बड़े पैमाने पर सरमाया बैरून मुल्क होना लम्हे फ़िक्रिया है। ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना सरमाया कम से कम 25% अगर वो यहाँ लेके आते हैं तो ये मुल्क क्राइसिस से निकल जाएगा। नंबर 1। बहरहाल इस वक्त जो दुबई में सरगर्मियाँ हो रही हैं उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी हैं, उनकी साहिबजादी मरीम नवाज़ साहिबा भी हैं, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी इस वक्त जो फील्ड में लोग हैं और मुतवक्के तौर पे जो लोग समझ रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को लाना चाह रही है मुस्तकबिल के मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नवाज़ शरीफ साहब और मुतवक्के सदर के तौर पे, ये मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ, मुतवक्के सदर के तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर ख़ारिजा, कुछ इस तरह के कंप्रोमाइज़। फिर उसके साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध के सूबे पीपल्स पार्टी को देने की बात हो रही है। पंजाब में इस वक्त कशमकश चल रही है, पीपल्स पार्टी पंजाब में हिस्सा मांग रही है और नून लीग पंजाब में बिला शिरकत घेरे अपने लिए सब कुछ मांग रही है। KPK मौलाना फजलुर रहमान साहब को देने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक खौफ ये भी है कि कहीं जमात इस्लामी और PTI मिल के KPK को कैप्चर न कर लें। लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों ने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को इस बात की यकीन दहानी करवा दी है कि वो PTI को यहाँ पर 50 से 60 सीटों से ज़्यादा लेने की इजाज़त नहीं देंगे। ये अफवाहें हैं या हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक सवाल बहरहाल है, इस तरह के फैसले कि मुस्तकबिल का कौन हुक्मरान होगा ये बुनियादी तौर पे अवाम के करने के फैसले हैं। ये फैसले अवाम पे छोड़े जाने चाहिए। कहा यह जा रहा है कि बहुत से हमारे दोस्त ममालिक इस बात पे शदीद दबाव डाल रहे हैं कि अवामी राय को अहमियत देते हुए मुल्क की अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी PTI और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत की जो सरगर्मियाँ हैं
बकौल दोस्तों के इंतकामी सरगर्मियाँ, बकौल उस PTI के इंतकामी सरगर्मियाँ हैं, उस पर सवालात उठा रहे हैं। और बहुत से दोस्त ममालिक ने हुकूमत पाकिस्तान से मुबैना तौर पर कहा है कि आप इन मामलात को जमहूरी रिवायात के मुताबिक हैंडल कर लें। उसमें वो सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस तरह के केसेस जो इस तरह की सियासी मामलात से रिलेटेड हैं, उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाने के बजाय सिविलियन अदालतों में चलाया जाना चाहिए। अगर ये सवाल है कि सिविलियन अदालतों में उसके फ़ैसले नहीं होते, तो फिर जो इस मुल्क के 23 करोड़ आवाम के फ़ैसले उन अदालतों में चल रहे हैं, वो क्यों वहाँ रखे जा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हम नहीं चाहते कि वो फ़ैसले हों? क्या हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के आवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले? अगर हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, मुल्की इदारों का भी एहतराम होना चाहिए, उन इदारों के ख़िलाफ़ होने वाली सरगर्मियों पे भी इंक्वायरीज होनी चाहिए, और जो वाकई ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी एहतमाम होना चाहिए, जो कानून की स्पिरिट है कि 3 गुनहगार बचते हैं तो बच जाएँ, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये तब होगा जब हम कानून, लॉ फॉर एवरीवन, जस्टिस फॉर एवरीवन, अदल सब के लिए का नज़रिया लेके चलेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इस तरह की कोशिशें हैं, वो जो बैरूनी दोस्तों का दबाव है, ये भी कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के हुक्मरानों को इस बात पर राम करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन पर आप नरम हाथ रखें। अगर ऐसा है तो ये भी हम समझते हैं कि मुल्की मुफाद के लिहाज से हमें बज़ाहिर एक नामुनासिब बात लगती है। इस पर भी गौर होना चाहिए और अपने मुल्क के मामलात अपने मुल्क के अंदर तय करने चाहिए, जमहूरी रिवायत को फ़रोग़ देना चाहिए और हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, चूँकि दुबई को उन्होंने अपना मरकज़ बड़े अरसे से बनाया हुआ है, वहाँ पर उनकी कोशिश ये थी कि लॉबिंग करके कोई 10 ममालिक के सफ़ीरों के साथ भी उनकी मुलाकातें मुबैना तौर पर थी, जिनके ज़रिए वो आलमी ताकतों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे लिए फ़ज़ा बना दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सके। इसी खौफ की वजह से ज़रदारी साहब से पहले नवाज़ शरीफ साहब दुबई पहुंच गए और फिर कुछ ताकतवर हलकों ने कहा कि जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त जो 70% अवाम का एक माइंड सेट है, जो उनकी सोच है, उसको इस तरह नहीं बदला जा सकता जब तक कि एक उनके सर पर बैठा हुआ वो एक जो शख्स है जिसका नाम भी लेना कानूनी तौर पे इस वक्त कुछ इदारों ने पाबंदी लगाई हुई है, जब तक वो शख्स खुशी से अपने इख्तियारात किसी को मुंतकिल नहीं करता है, इस तरह की तब्दीली, अवामी माइंड सेट को तब्दील करना अब मुमकिन नहीं है। बहुत मुख्तसर सा पीरियड रह गया है 2-3 महीने का इंतखाबात का। अगर इंतखाबात इस दौरान आइन के मुताबिक होते हैं, गो कि अब तक आइन और कानून की बात नहीं मानी गई है। यहाँ माइट्स राइट का कानून चल रहा है और उसकी वजह से बेचैनी भी है, परेशानी भी है, और मुझ जैसे लोगों के लिए खौफ ये है कि आलमी साम्राज्य की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हमारी नाअक्तिबत अंदेशी की वजह से मुल्की इदारों को और कौम को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह उससे मेरे मुल्क को बचाए। अल्लाह ताला हम सबको समझ बूझ अता फरमाए और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम ज़ाती मुफादात से बालातर होकर कौमी मुफाद का सोचें और ट्रांसपेरेंसी हो कानून के नफाज में। आइन के जो तकाज़े हैं उन्हें हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है कि ज़रदारी साहब की इस प्लानिंग की वजह से कि बिलावल भुट्टो साहब के लिए लॉबिंग की जाए और कोई 10 ममालिक के वज़रा से भी उनकी मुलाकातें वहाँ शेड्यूल थी, तो भागते हुए नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पहुँचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा मामला ज़रदारी साहब कर लें और ताकतवर हलकों को भी एक मैसेज बड़ी ताकतों की तरफ से जाए कि जी इनको बनाना है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस थे वो भी रास्ते साफ़ कर दिए गए हैं और जिनसे ख़तरा था उनके लिए रास्ते रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं तसलसल के साथ। तो इन हालात में जो एक प्लान्ड जमहूरियत हमारे मुल्क में अब तक चलती रही है वैसी ही चलाने की कोशिश हो रही है, अगरचे वो जमहूरियत का कोई मेयारी लेवल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम क्या करें, हम जहाँ पे रहते हैं उस ज़मीन पर अक्सर हादसे तो होते हैं, मुआजिज़े नहीं होते। हम मुआजिज़ों की तवक्को ज़रूर रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुदा करे कि वो वक्त भी आए कि अमलन यहाँ मुआजिज़े होंगे, लेकिन मुआजिज़े तब होंगे जब हम अपनी सोच में, अपने किरदार में और अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाँ, उससे पहले ये जाते जाते मैं अर्ज़ करूँ कि देखते हैं कि दुबई की मीटिंगों से
क्या बरामद होता है। इसमें जरदारी साहब जीतते हैं या नवाज शरीफ साहब, दोनों के बड़ा वसी तजुर्बा है लॉबिंग का, मामला सेट करने का, लोगों को अपनी तरफ माइल करने का। देखना ये है कि ये जंग कौन जीतता है। ताकतवरों ने ज़रूर ये कहा है कि मौलाना को भी साथ मिला के आप लोग मिल के चलोगे तो फिर एक गुंजाइश बन जाएगी, वरना हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके, बदनामी लेके आपके लिए रास्ता नहीं पैदा कर सकते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की उनको बता दी गई है कि आप मिल के चलेंगे तो मामला दुरुस्त होंगे और जो कुछ हम कर सकते हैं करके पीटीआई को 50 से 60 सीटों के अंदर महदूद कर देंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग चलते हैं तो फिर हम कोई बहुत बड़ी बदनामी लेने की पोजीशन में नहीं हैं। नाज़रीन, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अब्दुल बशीर खान को, पाकिस्तान पाइंदाबाद।